हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रागिनी मिश्रा आपका आपके चैनल प्रिपरेशन एकेडमी में स्वागत करती हूं, जहां पे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग EVS के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पिछली बार ऑनलाइन मोड में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अपने लिए लाभदायक लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसको हम लोग काटेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा 42 से काटेंगे इसको, तो ये हमारा 54 पे जाएगा। और ये हमारा किलोमीटर पर घंटे में आएगी। जो हमारी वो होगी वो किलोमीटर पर घंटे में आएगी, बट हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है। देखिए दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 54 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो हमारा निकल के आएगा ये 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पे दे रखा है, 15 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 25 वाला ही यहाँ पे 15 है। ये थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है शायद सीटेट की तरफ से। तो यहाँ पे ये 15 मीटर पर सेकंड हमारी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। कोई छात्र ए पर है, ये हमारा ए है। ए से वो ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में है जो हमारा ओ है, वो ठीक उत्तर में है। डिस्टेंस दे रखी है 120 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर वह ओ से बी तक जाता है ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी। तो ये ओ है, ये इसका पश्चिम ये होगा हमारा, ये बी हो जाएगा और ये 50 मीटर दूरी है। तो पूछ रहे हैं ए की बी से दूरी पूछ रहे हैं, ए की बी से दूरी पूछ रहे हैं और इसकी दिशा पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता ही है कि ये हमारा होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो ये हमारा देखिए ट्राइंगल बन गया है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता ही होगा सर फ्रेंड्स कि ये जो हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, उनमें एक हमारी ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13। तो देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा 13 मिल जाएगा। 0 0 लगा देंगे तो 130 हो जाएगा। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 130 किलोमीटर। यानी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो ये देखिए, ये हमारा जो ए था वो हमारा फिगर ड्रा हुआ था ऐसे, ये डायरेक्शन, ये बी है और ये हमारा ए है। ए से बी की दूरी पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्या पड़ेगी। ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ और ये साउथ है। ये वेस्ट होगा, ये हमारा ईस्ट होगा। तो ये जो हमारी ए और बी के बीच में ये पड़ेगा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व दे रखा है और ये हमारा दक्षिण पश्चिम दे रखा है। तो यानी कि 130 मीटर और दक्षिण पश्चिम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो समझाते हुए बन नहीं रहा है, बट आप लोग एक अपनी कॉपी पे लगा के देखिएगा। ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, सॉरी, हो जाएगा आपसे। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, ये तो बात सही है कि स्लॉथ जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं। दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो 22 घंटे नहीं सोते, 17 से 18 घंटे सोते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, तो ये चिंपैंजी की तरह नहीं, भालू के जैसे दिखते हैं। फिर दिखा है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला लेंगे। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया कौन सी है। जब कपड़े पर किसी दूध को डालते हैं तो कपड़ा तो छन जाता है, बट जो उसके जो भारी कण होते हैं, यानी कि जो मलाई होती है, वो ऊपर रह जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारी निस्यंदन कहलाती है। इसमें मिसप्रिंट छपा हुआ है, निस्पंदन दिया है, वो निस्यंदन होता है। मतलब हल्के कण जो होते हैं वो छन जाते हैं छन्नी के द्वारा,
और जो भारी भारी कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो निस्यंदन कहलाती है। अगला लेंगे 65वां क्वेश्चन है ये। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो दिया गया है 110 मीटर के बराबर। अब दिया गया इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितनी है, 10.7 दी है सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू दी है और इतनी की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू से इतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 11770। एक ज़ीरो दे रखा है ना यहाँ पे। अब पॉइंट का देख लेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, ये जीरो हटाएंगे हम, ये जीरो हटा के ये दशमलव जो यहाँ से हटा के यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा ये। सॉरी, किलोमीटर में निकालना है ना, तो हम लोग पहले उसको मीटर में है उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा आया था 117.7, ठीक है, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 000 से। तो अब ये हमारा जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। तो ये इधर भारत के इधर साइड में ये हमारी बंगाल की खाड़ी होती है, वे ऑफ बंगाल है। तो इधर साइड में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये ऊपर उड़ीसा पड़ेगा हमारा, नीचे केरला पड़ेगा और ये आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट लेंगे 67, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे ठीक देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। आप मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पे सेंटर में सर्वाधिक घने जंगल हमारे जो पाए जाते हैं वो किस दिशा में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्व में पाए जाएंगे, यानी कि उत्तर पूर्व ये हमारा आंसर होगा। आपको समझा देते हैं कैसे, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, उत्तर पूर्व, और इधर साइड में ही हमारा पड़ता है बंगाल, वो वेस्ट बंगाल। तो इधर ही हमारा सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, गंगा के जो तराई क्षेत्र होते हैं उनमें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला लेंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो आप सबको पता ही होगा, 8,850 मीटर है। अगला लेंगे, टूटता तारा होता है कोई, टूटता तारा क्या होता है, कोई तारा होता है, तारा नहीं होता है, धूमकेतु भी नहीं होता, उल्का होती हैं। जो उल्काएँ होती हैं जब वो कभी टूटती हैं तो वो टूटते हुए तारे के नाम से जानी जाती हैं। उल्का पिंड जो होते हैं कभी कभी टूट के गिरते हैं, तो वही टूटते हुए तारे के नाम से जाने जाते हैं। अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके बारे में विचार करना है आपको। ऑप्शन दे रखा है, वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वैसे भी जल की कमी होती है, तो इन्हें जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। सी ऑप्शन, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, ये इसमें गलत है, क्योंकि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो अपने तने में जल नहीं संचय करता है। जो डेजर्ट ओक होता है वो जो होता है पेड़, तो वो जो होता है वो अपने अंदर जो जल होता है वो संचय करता है। ऑप्शन डी दे रखा है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन डी सही है। और ई, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, तो ये भी गलत है, यानी कि ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ए, बी, डी कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ए, बी, डी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, और घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं।
कंटीली झाड़ियों से घरों की छतें कहाँ बनाई जाती हैं? राजस्थान में। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला लेंगे, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग खाते हैं। सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर के लोग खाते हैं, और नारियल के तेल में जो पकी हुई मछली होती है वो गोवा के लोग खाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, 73 है, सही कथन को चुनना है। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते खा जाता है। तो ये नहीं बात है, 100 क्विंटल खाता है एक दिन में। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आराम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर बहुत भारी होने की वजह से करते हैं, ये बात नहीं है, सही है। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये बात सही है। अगर हाथी का बच्चा 3 महीने का है तो उसका भार जो होगा वो 200 किलोग्राम का होगा। डी ऑप्शन है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, 74 है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पुनः चक्रण मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें दी रखी हैं जो रीयूजेबल हैं, जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, उनको गला के या कुछ और रूप दे के उनका दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग का रीयूज़ नहीं होता, कागज़ का रीयूज़ नहीं होता, बैटरी का रीयूज़ नहीं होता, मोबाइल फ़ोन का हो सकता है, चलो, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, इसका भी नहीं होगा। लोहे की कीलों का हो सकता है, लोहे को गला सकते हैं, दोबारा नई कुछ चीज़ें बना सकते हैं। कांच की बोतल, कांच को गला के नया कांच बना सकते हैं। स्टील मग है, वो भी स्टील को पिघला सकते हैं, नई चीज़ बना सकते हैं। गत्ते का डब्बा, गत्ते को भी नया शेप दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सबसे ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट लेंगे, इसमें हम लोग को मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है छोले भटूरे। छोले भटूरे कहाँ की डिश है? छोले भटूरे पंजाब में खाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड है नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका। नारियल की जो करी होती है उसके साथ उबला टैपियोका कहाँ खाया जाता है? ये हमारा केरल में ही खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सरसों के तेल में बनी पकी मछली, सरसों के तेल में मछली कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में खाई जाती है। तो सरसों के तेल में मछली कश्मीर में खाई जाती है, और नारियल के तेल में मछली जो होती है वो गोवा में खाई जाती है। तो अभी आपको बताया था। तो इसमें छोले भटूरे पंजाब में खाए जाते हैं, यानी फर्स्ट का ई ऑप्शन। देखिए फर्स्ट का ई ऑप्शन कहीं दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी ये दोनों गलत हो जाएंगे। सेकंड, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, यानी सेकंड का बी ऑप्शन ही सही होगा। तो सेकंड का बी, इसमें सेकंड का डी दे रखा है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ई इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 76। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाएंगे बच्चों से। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। क्रियाकलाप करवाना सबसे अच्छा होता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो होती हैं वो सबसे बेटर होती हैं हर बच्चे के लिए। तैरने डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, ये भी नहीं। डूबते कैसे हैं वस्तुएं, उसको याद करवाना, याद तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला लेंगे, 77 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को, ठीक है। सहपाठी सीखने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन को नहीं करेगा, समावेशन को करेगा, ठीक है। तो ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला लेंगे, 78 क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? अगर हमें अपने बच्चों को थीम जो पढ़ानी है आश्रय यानी शेल्टर थीम पढ़ानी है, उसके लिए कौन सी हमें युक्ति करनी चाहिए? तो ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना चाहिए, हो सकता है चित्र कह सकते हैं एकत्र करने के लिए। और देख लेंगे, आश्रयों के चित्र साझा करने को कहेंगे। थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहेंगे। जहाँ पे भी बच्चों को अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि बच्चे ने जो देखा है, जो समझा है, उसको वो अपने वर्ड्स में व्यक्त करने वाला है। तो ये जो है हमारा हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 79 है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन जो है वह विषय क्षेत्र है जिसमें क्या होता है?
विज्ञान पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय होते हैं? नहीं। विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान तीनों उसमें होते हैं। सामाजिक विज्ञान संप्रत्यय बिल्कुल नहीं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें पर्यावरण गायब कर दिया। डी ऑप्शन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय मुद्दे होते हैं, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला लेंगे 80 क्वेश्चन है। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। हाँ, ये तो बेटर ऑप्शन है, पॉजिटिव भी है। दूसरा है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। ये नहीं हो सकता, सरल प्रारूप नहीं बनाएंगे। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। जब प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान संप्रत्यय क्यों सिखाएंगे उसको, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। व्यावसायिक विकल्पों की बात नहीं करेंगे बच्चों के साथ। ऑप्शन ए जो होगा वो सबसे अच्छा है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन 81। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। भोजन से संबंधित संप्रत्ययों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। पाठ को अधिक आनंददायी रुचिपूर्ण बनाने के लिए। नहीं, ये भी नहीं। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति के लिए। ये भी नहीं, खुले मन से खोज की अनुमति नहीं दे रहे हैं, अनुभव उसके विद्यार्थी के देख रहे हैं क्या उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए हम ये एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे 82 नंबर का। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, हो सकता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो समय से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी कार्य को भागों में बांटे, प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। अलग तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चे को देखने में कठिनाई हो रही है तो उसको हम स्पर्श करने वाली चीज़ें देंगे जिससे कि वो अपना टच कर करके सीख सके। तो ऑप्शन इसमें डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह कौन सा स्तर है? पाठ के अंत में आकलन हो? बिल्कुल नहीं। पाठ के आरंभ में आकलन कैसे करेंगे? कुछ पढ़ाया ही नहीं तो आकलन किसका करेंगे? सी ऑप्शन जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत, जब विद्यार्थी का मन हो तब करेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी सही है, शिक्षण अधिगम के दौरान, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसके दौरान ही बच्चे का आकलन करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सबसे सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? कौन सा साधन आप यूज़ करेंगे? अगर बच्चों को आकलन करने के बाद तुरंत ही उनको पुनर्निवेशन देना है तो कौन सा आकलन करेंगे? अवलोकन करेंगे बच्चों का? नहीं। क्रम निर्धारण मापनी करेंगे? नहीं। जांच सूची बनाएंगे? हाँ, बच्चों की जांच सूची बना सकते हैं। जांच सूची बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा कौन सी चीज़ में कहाँ पे बच्चा वीक है, कहाँ पे बच्चा स्ट्रांग है, और उसको उसी हिसाब से पुनर्निवेशन भी दे देंगे बच्चे को जांच सूची के आधार पर। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे 85 है। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। हाँ, ठीक है, विद्यार्थियों की जो भी उपलब्धियां हैं बच्चे की उसके लिए जानकारी एकत्र करेगा शिक्षक। बी ऑप्शन है, मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। ये नहीं, मार्ग नहीं है बिल्कुल भी। शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में पुष्टि देता है। नहीं। विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। नहीं, आकलन की बात करें, जो आकलन होता है विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से जो 5 तक की कक्षाएं हैं उन्हें किस स्तर के नाम से जाना जाता है? आरंभिक स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य स्तर जो होता है वो कक्षा 5 से 8 के बीच में होता है, यानी कक्षा 6 से 8 का जो स्तर होता है वो मध्य स्तर होता है, और आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर इन दोनों नाम से उसको जाना जाता है, यानी ए और सी सही हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर होता है वो आरंभिक स्तर या फिर बुनियादी स्तर, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला लेंगे 87 है। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो मानचित्रण करना है। ठीक है, मानचित्र बनाएंगे बच्चे। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। ठीक है, क्रियाशील परिवर्तन जो भी होंगे उनको बच्चे जो होंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में परिभाषित करेंगे।
परिकल्पना की जांच करना, हाइपोथेसिस की जांच नहीं करेगा बच्चा। जब बच्चा प्राइमरी से अपर में जाएगा तब वो हाइपोथेसिस की जांच करेगा, यानी कि परिकल्पना की जो जांच करना होगा वो प्राइमरी में नहीं, वो मिडिल लेवल में आएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा है। और तथ्यों का अनुसरण करना ये हमारा बच्चा करेगा प्राइमरी लेवल पे। तो ये हमारा फर्स्ट ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यही हमारा जो सी है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 88 है। थीम परिवार तथा मित्र में कौन सा उप थीम है? परिवार और मित्र में उप थीम कौन सा है पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं, जो हमारी उप थीम होगी वो पता चल जाएगी, क्योंकि जो थीम्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें पूरी 6 थीम याद हैं तो जो बचेगा 6 थीम के अलावा वही हमारा उप थीम हो जाएगा। तो चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं ये तो हमारी थीम है। कार्य और खेल, चलो इसको छोड़ दो। भोजन एवं जल हमारी थीम है, और हमारा शेल्टर ये भी हमारी थीम है। तो उप थीम के लिए एक ही बचा कार्य और खेल, तो यही हमारी उप थीम हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? अपसारी प्रश्न। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट प्रश्न पूछ रहा है, जो मतलब जिसके आंसर एक से अधिक हों। तो ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? चरण पूछ रहा है तो इसमें अपसारी का कुछ मतलब ही नहीं है। निश्चित क्रम होगा कि पहले फसल को बोएंगे, फिर उसमें से खरपतवार हटाएंगे, फिर फसल को निकालेंगे, फिर उसको बेचेंगे। ये तो सब मतलब निश्चित क्रम में दिया होगा, तो इसमें अपसारी कोई थिंकिंग नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? ये बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। दिल्ली शहर है, उसमें बहुत सारा वायु प्रदूषण दे रखा है, देखते हैं आप लोग, न्यूज़ में आता ही रहता है। तो उसके लिए बच्चे सोच सकते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। तो हर बच्चा अलग अलग आंसर बताएगा और एक के साथ बहुत सारे आंसर बताएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा शिक्षिका का, ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, लवण के विलयन से आप लवण कैसे पता करेंगे? तो इसका तो निश्चित विधि है एक, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? भाई क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये भी एक अभिसारी क्वेश्चन है। पूछ रहा था कि अब अपसारी प्रश्न कौन सा है जो हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी को जनरेट करेगा? तो बी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा आंसर है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 90 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा उत्तम आकलन हो सकता है? क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा। पेन पेपर परीक्षा तो नेगेटिव होती है। विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा बिल्कुल सही है। मौखिक परीक्षा के द्वारा बिल्कुल नहीं। ये हो सकता था, बट ये हमारा जब सी ऑप्शन दे रखा है ये ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चन हल किए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।